आज का सेशन जो है वो हमारा कोविड-19 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की सीरीज़ का 6th सेशन है और इस सेशन को हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं मिस्टर ब्रिगेडियर साजिद नईम। Mr. Sajid Naeem has over 39 years of experience in civilian and military setups on progressively responsible positions for tactical to strategic planning and actions in a variety of emergency settings. He has 7 years of concentrated practical leadership experience in planning and managing pre-disaster preparedness, disaster relief, post-disaster recovery, transition to development initiatives, and capacity building programs. He performed as a member of operations in National Disaster Management Authority and supervised all activities related to disaster management. He was head of National Institute of Disaster Management and remained involved in capacity development of government functionaries and humanitarian partners in prevention of disasters and mitigation programs. Presently, he is country manager Pakistan and representing Asia Disaster Preparedness Center as focal person for assigned project at the country level for coordination with government, local NGOs, partners and other stakeholder agencies. थैंक यू वेरी मच साजिद साहब कि आपने हमें इस सेशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो आज के क्वेश्चंस हैं वो हमें जो रिसीव हुए हैं तो हम वन बाय वन उन क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे और वी विल आस्क साजिद साहब के वो इन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आर देयर एनी मेडिकेशंस दैट वन शुड अवॉइड टेकिंग इफ ही शी हैज कोविड-19? Thank you very much, Humayun, for the introduction. Thank you very much सबका जिन्होंने अभी तक ज्वाइन किया है और जो ज्वाइन करने वाले हैं for providing this opportunity के जो questions answers हैं, कुछ लोगों के जो doubts हैं basically regarding the seminar which was held earlier, वो अभी तक की सीरीज चल रही है। मैंने लास्ट जो मेरा सेमिनार था कोविड के ऊपर उसके ऊपर भी यही कहा था कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, कोई ऐसा मैं टेक्निकल या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट के जो चीज़ें जो क्वेश्चंस थे उनको मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कंसल्ट करके कुछ जो नॉलेज अवेलेबल है उसको कंपाइल करके कुछ थोड़ा बहुत जो अपना एक्सपीरियंस मैंने फेस किया, बिकॉज very recently I was also affected, my whole family was affected because of this menace. तो कोशिश यही है कि अपनी तरफ से जो मैं the best I can answer, but I am sure जो participants की जो मैं लिस्ट देख रहा हूँ उसमें माशाल्लाह काफ़ी लोग जो है वो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो कोई अगर किसी और का कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई चीज़ ऐड करना चाहे तो वो इज मोस्ट वेलकम. You can raise your hand or then I think Humayun will allow you to use the mic and then एक मिली जुली काविश जो है उससे हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें भी हम बेहतर से बेहतर तरीके से जो है वो द फर्स्ट क्वेश्चन के जी के मेडिकेशन जो है वो वन शुड अवॉइड टेकिंग इफ शी इज कोविड-19. कोई ऐसा कोई मेडिकल एविडेंस तो है नहीं है बेसिकली कि जो ये सजेस्ट करता हो कि अगर आप एक ऑलरेडी किसी बीमारी का शिकार हैं बिफोर यू आर अफेक्टेड बाय कोविड-19 कि वो आप मेडिकेशन जो है वो छोड़ दें. ना ही डॉक्टर जो है वो, मेरा ख्याल है मैंने 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किया है हु आर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस चीज़ के ऊपर या जिनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अभी दे हैव बीन डीलिंग विद द फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में जो है वो मुख्तलिफ पेशेंट्स को. कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि आपकी ऑलरेडी जो मेडिकेशन किसी चीज़ की आप ले रहे हैं उसको आप. दूसरा जो मेरा ख्याल है मेन चीज़ जो अभी जो हमें पता लगी है या वट एवर नॉलेज वी हैव एबल टू आई मीन कलेक्ट कि अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है तो वो कोविड की वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती. देयर आर चांसेस कि वो
वो एग्रीवेट हो जाए। अभी जिस तरह हार्ट का किसी को अगर इशू है तो सब्सिक्वेंटली जो आपको चांसेस हैं ऑफ हार्ट रिस्क के जो है या हार्ट अटैक रिस्क के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है। इसी तरह अगर कोई और आप डायबिटिक हैं तो वो उस पे भी इफ़ेक्ट जो है, तो वो अगर इस चीज़ को हम देखें, इस एनोलॉजी को हम देखें कि अगर ऑलरेडी जो एक बीमारी जिसको आप फेस कर रहे हैं उसकी आप मेडिकेशन बंद करेंगे तो देर आर चांसेस कि वो बीमारी जो ऑलरेडी आपको थी वो कॉम्प्लिकेट हो जाए। आई मीन फॉर एग्जांपल व्हेन माय फैमिली हम लोग पॉजिटिव हुए हैं तो माय वाइफ इज डायबिटिक और हमारा पहला यही क्वेश्चन था डॉक्टर से कि जी के फॉर एग्जांपल वो ऑलरेडी ग्लूकोफेट जो है वो ले रही है तो शुड बी डिसकंटिन्यू। तो डॉक्टर सेड नो कि जो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की हैं अगेंस्ट द कोविड-19 उसके अलावा ऑलरेडी अगर आप किसी चीज़ की मेडिकेशन ले रहे हैं तो वो आप कंटिन्यू रखें। अलबत्ता कुछ डॉक्टर्स का कहना ये भी है कि इट डिपेंड्स कि वो जब मरीज की हालत जब देखते हैं कि वो किस स्टेज से गुजर रहा है एज फॉर द कोविड-19 इज कंसर्न, तो मे बी देयर इज अ चांस कि वो किसी और चीज की जो मेडिकेशन है उसको सस्पेंड करना पड़े। तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन यू आर फेसिंग। तो मेरा अपना ख्याल या मेरी जो आज जाना राय ये होगी कि बजाय कि हम खुद ये फैसला करें कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या वो हम सुनी सुनाई बातों पे या जो सोशल मीडिया पे जो सर्कुलेट हो रही हैं चीज़ें, बजाय उस चीज़ पे बिलीव करने के, आई थिंक द बेस्ट सोर्स इज योर डॉक्टर, योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कि वो आपको आपकी कंडीशन देख के वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। इवन अगर आप देखें तो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं वो आई मीन स्ट्रेट अवे एक ही मेडिसिन नहीं है जो डॉक्टर्स उनको दे रहे हैं। देर आर पेशेंट्स जो कि जिनको मेडिकेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, किसी को जो है वो उसकी पोटेंसी कम होगी या क्वांटिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो ये सारे का सारा डिपेंड करता है आपकी उस सिचुएशन से। तो मेरा ख्याल है अपना मेरा मेरा आई थिंक rather deciding ourselves that we should continue or discontinue taking any medicine which we were taking earlier before we got affected because of the COVID, to leave it to the healthcare, I think वो सबसे बेहतर solution होगा। और अगर कोई ऐड करना चाहे तो you can raise your hand. Thank you, sir. I think we will leave the questions or discussion for the end, and if we can continue the question answers first, and then we will have the questions from the participants at हाँ, the end of definitely the हमारी, I session. think we can proceed कोई exactly. So the next question is, should contact lens wearers take special precautions to prevent COVID-19? जी sir. I think very interesting question, because when I got affected, तो one thing in hindsight के यार के लाया हूँ, और आई थिंक जो कंक्लूजन जो मैंने ड्रॉ किया जिस दिन ये सिम्टम स्टार्ट हुए उससे पिछले 3-4-5 दिन कि वे वाज किस किस से मैं मिला हूँ, किस तरह मिला हूँ, तो आई रीच टू अ कंक्लूजन कि मैं जो कोविड-19 से इफेक्ट हुआ इट वाज बिकॉज ऑफ द because I had gone to the hospital to get my eyes checked, और वो उसके उस प्रोसेस में आई सा सम ऑफ द इरेगुलरिटीज, वो जिसकी वजह से मेरा ख्याल है मुझे शक था कि जी के दैट इज दी। तो प्राइमरीली अभी डिपेंड करता है कि जो कॉन्टैक्ट लेंस हैं वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं और
जब आप उनको रिमूव करते हैं तो फॉर ऑब्वियस रीज़न कि आपने वो उनकी जो ट्रीटमेंट है बिफोर यू वेयर इट नेक्स्ट टाइम वो करनी कि जी सफाई हो, क्योंकि अगर आपने स्टोर किए हैं तो किसी ऐसी जगह पे स्टोर ना हो जाए, या एट टाइम्स होता है कि अगर आप ऑफिस में हैं फॉर एग्जांपल तो कॉन्टेक्ट लेंस तंग कर रहा है, टाइम बंदा रिमूव कर देता है, अगर उसको आप प्रॉपर तरीके से आपने उसको जो है वो प्रिजर्व नहीं किया और दोबारा यूज करने से पहले जो है वो अगर आपने उनको ट्रीट नहीं, वो तो नॉर्मल भी डॉक्टर मेरा ख्याल है जब आप कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं तो डॉक्टर बड़ा क्लियरली जो है वो आपको कि जी कि कितना आपने कब साफ करना है, साफ करने से पहले, पहनने से पहले क्या करना है, पहन के जब आप उतारते हैं तो फिर क्या करना है, हाउ टू स्टोर इट। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्रिकॉशंस तो आप लेते हैं। तो वो प्रिकॉशंस मेरा ख्याल है ज़रूरी हैं, बिकॉज आई मीन जनरली एवरीबडी नोज के जी के जो एंट्री पॉइंट है वायरस के, वो अभी हमें हर एक को पता ही है कि जी के मुंह के जरिए है, नाक है, आंखें हैं हमारी और कान है। और उसमें अगर किसी कंटामिनेटेड जगह पे आपने किसी को टच किया है और आप इन एंट्री पॉइंट्स को टच करते हैं तो देर आर चांसेस के जी के वो जो वायरस है वो उसकी एंट्री इनटू योर बॉडी, एंड दैट इज हाउ वो फिर आपको इफेक्ट करेगा। तो कॉन्टैक्ट लेंस इज ऑल्सो बिकॉज वो डायरेक्ट आपकी आंखों के साथ उनका कांटेक्ट है, वो आप यूज करेंगे तो अगर वो कंटेमिनेटेड हैं तो देर आर चांसेस के वो आप इफेक्ट हों उनसे। तो इसलिए जो भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहा है आई थिंक वो तमाम प्रिकॉशंस जो हैं वो ज़रूरी हैं लेनी कि जो हम आम तौर पे लेते हैं, मे बी उससे थोड़ा सा ज़्यादा वन हैज़ टू बी एक्स्ट्रा श्योर कि जी आप उनको जब पहन रहे हैं तो अच्छी तरह आप उनको स्टेरलाइज करके फिर पहने, उनको आप साफ करके पहने, जब आप उनको यूज़ नहीं कर रहे तो उनको साफ करें, अच्छी जगह पे स्टोर करें ताकि वो कांटेक्ट ना हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मेरा ख्याल है ये चीज़ें ये करनी पड़ेंगी आपको। हाँ अलबत्ता ये है कि कांटेक्ट लेंस पहनने से आई डोंट थिंक मेरा अपना ख्याल नहीं है कि कोई ऐसी कि जी कि आपकी वल्नरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती हो या कम हो जाती हो, लेकिन वो तमाम प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ेंगी before wearing and after wearing for the storage of the contact lens. Thank you very much. Thank you, sir. Our next question is it possible to have the flu and COVID-19 at the same time? Flu जो है वो basically could be with the COVID-19 या फ्लू जो है वो अलहदा भी हो सकता है। मेरा जो मेरी डॉक्टर्स या जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स है जो है वो बात हुई है, बिकॉज अगर आप पॉजिटिव हैं और उसकी जो मुख्तलिफ जो सिम्टम्स बताई जाती हैं वो उसमें फ्लू इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स, लेकिन फ्लू होना ज़रूरी नहीं है कि वो फॉर एग्जांपल उस वो जो है कि आप कोविड-19 है पॉजिटिव हैं और अगर फ्लू फॉर एग्जांपल कुड बी के जी की वजह से, अभी मेरी अपनी पर्सनल एग्जांपल ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू दिस आई हैड नो फ्लू, लेकिन ये है कि 3-4 दिन पहले जो 4-5 दिन थे वो दे वर डिफिकल्ट, लेकिन उसके बाद इंसान फिर अच्छा अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुजू करना शुरू कर देता है पहले की निस्बत। तो नमाज के लिए या सुबह अगर आपने सुबह की नमाज पढ़नी है तो उसके लिए जब भी आप वजू वगैरह, तो उसके घंटा 2 घंटे के तक जो है ना वो मुझे फ्लू रहता था, और उसके बाद आस्ता आस्ता जब बॉडी टेम्परेचर प्रॉब्ली जब ठीक ख़त्म हो जाता था, बिकॉज मेन जो है वो कोविड-19 इज इफेक्ट इज योर रेस्पिरेटरी फंक्शंस। फ्लू जो है वो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको फ्लू हुआ भी नहीं, जो टेस्टिंग है वो कंफर्म कर सकती है आपको कि ये जो फ्लू है इज अ कॉज और नॉट। जो सीजनल फ्लू है उनको क्योंकि एक वो मिथ सी बन गई है ना कि हमारे यहाँ अभी अगर हम बाहर कोई भी थोड़ी बहुत खांसी भी अगर करता है तो एकदम जो है वो लोग बड़े एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं कि पता नहीं क्या इशू है। तो इसलिए जो सीजनल बीमारियां हैं इसमें सीजनल फ्लू वगैरह है और ये तमाम चीज़ें हैं,
इनको मेरा ख्याल है अवॉइड अगर आप कर सकते हैं किसी तरीके से मेडिकेशन से या वैक्सीनेशन से, वो आपको जो है वो और वो ज़रूरी है हमारे। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जी कि अगर आपको फ्लू है तो आप कोविड-19 पॉजिटिव है। थैंक यू। Thank you, sir. So the next question we go on to is, what is the difference between COVID-19 and seasonal allergies? Over to you, sir. ओके, कोविड-19 जो है वो एक, जैसा हम पहले बात की कि रेस्पिरेटरी इलनेस है विच इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, और उसकी वजह जो है वो यही है जो वायरस है आपका, जो कोरोना वायरस या हम कोविड-19 कहते हैं। सीजनल एलर्जी जो है उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। जिस तरह अगर आप इस्लामाबाद बेस्ड हैं तो पोलन जो है वो बेसिकली इज वन। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डस्ट से एलर्जी है, और डस्ट से है कुछ लोगों को। तो ये प्राइमरीली जो है ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो है ये एलर्जी जो है ये मर्ज होती हैं, और फिर उस टाइम फ्रेम के बाद जो है ये वो आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट जो पोलन से जिनको इफेक्ट होता है या पोलन के जो प्रॉब्लम है कि वो उस टाइम के लिए जो है वो दे लीव दैट एरिया। कुछ को डस्ट से एलर्जी है तो वो जो डस्टी सीजन है उसको अवॉइड करते हैं। तो ये प्राइमरीली जो सीजनल एलर्जी है वो इट इज़ बिकॉज ऑफ द सम बैक्टीरिया या बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, और बेसिकली जो कोविड-19 है ये एक वायरस है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सीजनल एलर्जी और कोविड-19। थैंक यू। Thank you, sir. We will move on to the next question. Does having seasonal allergies increase my risk of contracting COVID-19 or having more severe symptoms if I do contract COVID-19? Ji sir, over to you. Thank you. It all depends. जैसा पहले भी हमने I think the first question was कि एक बीमारी अगर आपको है तो वो जो कोविड-19 जो है वो रिस्क को इम्प्रूव कर देती है या नहीं कर देती। तो आई डोंट थिंक देयर इज नो साइंटिफिक रीजन या इंफॉर्मेशन अवेलेबल कि एक ऑलरेडी कोई एक चीज़ है जो आपको इफेक्ट करती है, या आप एक ऑलरेडी एक बीमारी है या इस तरह एलर्जी है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है वो आप उससे इफेक्ट होते हैं। और बट जो कोविड-19 है वो उसकी जो रीजंस हैं वो इज टोटली डिफरेंट। तो कोई ऐसा कोई इनफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है कि सीजनल एलर्जी जो है वो आपको आपके रिस्क को इंक्रीज करेगी। लेकिन ये जिस तरह मैं पहले बात की कि जब आप खुदा ना खास्ता अगर आप कोविड-19 से इफेक्ट होते हैं तो जो ऑलरेडी अगर कोई बीमारियां हैं आपको वो उनके एग्रीवेट होने का जो है वो अंदेशा हो सकता है। अभी देर आर सर्टन एलर्जीज जिसकी वजह से सांस का प्रॉब्लम, जिस तरह मैं पोलन की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, इस्लामाबाद में अगर कोई यहाँ पे भी पोलन है तो वो सांस जो है वो इफेक्ट होती है आपको, वो एग्रीवेट होता है वो इशू। और उसके साथ ही अगर आपको कोविड-19 खुदा ना खास्ता हो जाता है विच ऑल्सो इफेक्ट द रेस्पिरेटरी फंक्शंस, तो वो चीज़ जो है वो डबल हो जाए। तो इसलिए कोई एक बीमारी जो है अगर आपको है या आप कैरी कर रहे हैं तो वो कोविड-19 से अगर आप इफेक्ट होते हैं तो वो उस बीमारी के एग्रीवेट होने का अंदेशा है। लेकिन अगर आप कोई बीमार हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ है उस बीमारी की वजह से कोविड-19 जो है उसकी कोई ऐसी कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है कि आप एलर्जी है आपको या आपको सीजनल फ्लू है या खुदा न खास्ता आपको कोई हार्ट की बीमारी है या आपको किडनी का इशू है, तो वो इशू होगा तो आपको कोविड-19 होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नो, देयर इज नो एविडेंस जो मेरी अपनी जो बातचीत हुई है लोगों के साथ। हाँ, अलबत्ता जो बीमारी है उसके एग्रीवेट होने का बिकॉज ऑफ द कोविड-19 देयर आर चांसेस। आई होप क्लैरिफाई। Thank you, sir.
The next question is it safe to vacuum in a school, business or community facility after someone with COVID-19 was there? I think difficult question in a sense. I'm not sure कि उसके इफेक्ट क्या होंगे या होंगे भी कि नहीं होंगे, लेकिन आम तौर पे जो डिसइंफेक्शन का जो प्रोसेस है वो तो रिकमेंड किया जाता है कि अब जहाँ पे भी पेशेंट मौजूद है वो उस जगह को जो है वो डिसइंफेक्ट किया जाए। अभी वैक्यूम का जैसा अभी हम अगर बात करें कि लेट्स से जब हम कहते हैं कि जी कि जो ड्रॉपलेट्स हैं प्राइमरीली ये उसकी वजह से आप अगर जब खांसते हैं तो जो ड्रॉपलेट है उसमें वो आपका कंटेमिनेटेड होगा, दैट कैन कैरी द वायरस। वो आपने जो उसको हाथ अगर मुंह पे रखा है और वो कंटेमिनेटेड हाथ आप किस जगह पे लगाएंगे तो वो जगह जो है वो कंटेमिनेट होगी। या अगर आपके कोई नज़दीक है, इसीलिए हम जो सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं या फिजिकल डिस्टेंस की सॉरी जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कम से कम 6 फुट का, ताकि वो जो ड्रॉपलेट हैं वो आप तक ना पहुँचे। अभी अगर वो स्कूल या घर या किसी जगह पे भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो अभी वो डिपेंड करता है कि जब वो ड्रॉपलेट्स हैं अगर वो कहीं लैंड किए हैं उस कंटेमिनेटेड जगह पे सरफेस पे तो वो कितना अरसा जो है वो सरवाइव करते हैं। अब ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है। शुरू में बड़ा इसके ऊपर WHO ने जो है वो कहा कि इतना टाइम जो है वो फिर जो कंट्रोल सेंटर डिजीज कंट्रोल सेंटर है मैंने कहा उन्होंने कहा अपने टाइमिंग, फिर बाकी लोग जो है वो इसके ऊपर काफ़ी बहस वबासा होता रहा। फिर ये था कि गर्मियाँ आएंगी तो शायद वायरस कम हो जाएगा, सर्दियाँ तो वो बेसिकली ड्रॉपलेट्स जो है वो उसके इवेपोरेट होने का बेसिकली जो प्रोसेस है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो जल्दी हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम है तो वो नहीं होगा। अभी इसीलिए हम आम तौर पे ये डिसइंफेक्शन का प्रोसेस जो है वो हम कहते हैं कि वो होना चाहिए। अभी ये कितना सेफ होगा इसके ऊपर कोई मेरा ख्याल है सच कोई हतमी वो तो नहीं दिया जा सकता कि ये वैक्यूम लगाना सेफ है या नहीं सेफ है। हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है और अगर आपने सफाई करनी है या वैक्यूम जब आप यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली जो डस्ट जो कंपाइल होती है एक्यूमुलेट होती है वैक्यूम की जो बकेट है उसको जब आप डिस्पोज करते हैं तो वो एहतियातन जो है उन चीज़ों को प्रॉपरली सब्सिक्वेंटली डिसइंफेक्ट कर लिया जाए, अपने हाथों को डिसइंफेक्ट कर लिया जाए कि अगर वो वैक्यूम कहीं और आपने यूज़ करना है तो एटलीस्ट वो वहाँ उस पर्टिकुलर रूम से या जगह से किसी और जगह आप उसको कैरी जो है वो नहीं कर रहे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वैक्यूम करने से कोई ऐसा खतरा नहीं है, लेकिन ये है कि टू अवॉइड एनी रिस्क हम जो है वो उसको प्रॉपरली जो है वो वैक्यूम करने के बाद हम क्लीन कर सकते हैं वैक्यूम क्लीनर को। यही वजह है कि बेसिकली हर कोई रिकमेंड करता है कि जब आप आइसोलेट होते हैं या क्वारंटाइन में हैं तो जब पेशेंट जो है वो ठीक होता है तो उसके कमरे की हर चीज़ और वो पॉसिबल चीज़ें जहाँ पे उसने हाथ लगाया है तो उनको जो है वो अच्छी तरह डिसइंफेक्ट किया जाए, ताकि बाद में अगर कोई और यूज़ कर रहा है उसको तो वो उसको उन चीज़ों से वो उस आई मीन कैरिंग दैट वायरस टू हिम और हर वो ताकि अवॉइड हो। थैंक यू। Thank you, sir. Our last question is, when should I seek emergency care if I have COVID-19? नॉट डिपेंड कि क्या स्टेज क्या है आपकी। और मेरा तो अपना ख्याल ये है कि हमें आई मीन व्हाट आई एक्सपीरियंस एंड आई मेड श्योर फॉर मी एंड माय फैमिली आल्सो कि जिस दिन हमें फिर रिजल्ट रिसीव हुआ कि पॉजिटिव तो वी कंसल्टेड दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर और उसने डॉक्टर ने जो है वो फौरन 1-2 टेस्ट जो है वो उन्होंने करवाए
एंड जो चेस्ट का स्कैन है जस्ट टू असेस के जी के कितना इम्पैक्ट जो है वो हुआ, एंड देन ही सजेस्टेड बेस्ड ऑन दोज टेस्ट और आपका एंड देन सम ऑफ द प्रिकॉशनरीज के जी के फॉर एग्जांपल कि अगर आपको इनकी टेम्परेचर है तो ये कर लें, बॉडी एक है तो ये कर लें, अगर आप आइसोलेट घर में कर रहे हैं, पेट खराब होता है तो आप ये करें, बट सांस में अगर ये स्टेजेस आती हैं, बिकॉज मेनली आपको जो इम्पैक्ट है वो आपके लंग्स के ऊपर है, और उसी को आपने अवॉइड करना है कि जो आपका जो सैचुरेशन लेवल है वो ना बढ़े, और उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं, आई मीन देयर आर 2-3 मेथड विच वी वर टोल्ड कि एक तो ऑक्सीमीटर जो है वो पका, ताकि वो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, आपका जो पल्स रेट है, वो अगर पल्स रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो विच मीन्स कि मे बी खुदा न खास्ता ये तो नहीं है कि क्योंकि बंदा डिप्रेशन में होता है तो देयर पॉसिबिलिटी की जी आपकी हार्ट पे इम्पैक्ट होने का और वो तमाम चीज़ें जो हैं, लेकिन मेनली आपका जो ब्रीदिंग है, अगर वो ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल चल रही है, अगर ऑक्सीजन आप नॉर्मल इनहेल कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है, लेकिन आमतौर पर जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो यही है कि सांस का प्रॉब्लम आपका जो है वो अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जब आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो फिर आपका जो है वो आपके फेस पे इम्पैक्ट आएगा, आपकी बाकी चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा। तो मेरा ख्याल है मोस्टली जो ब्रीदिंग प्रोसेस है दैट विल इंडिकेट यू कि जी कि आपको फॉरेन इमरजेंसी जो है वो इमरजेंसी तो मेरा ख्याल है पहले दिन ही मोस्ट जब आप इफ़ यू आर इन्फेक्टेड तो बजाय ये टोटके और ये तमाम चीज़ें, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि आप फॉरेन जो है वो हेल्थ प्रोवाइडर जो है उसका आप कांटेक्ट करें, आपको ज़रूरत भी नहीं है अगर फिजिकल है, वरना ऑनलाइन वो आपकी सिचुएशन, ये तमाम चीज़ें, और देन ही विल टेल यू द प्रोसेस के लिए अच्छा ये मेडिकेशन कर लें, आपने ये रेस्ट करना है, खाने में ये खाना है, कोशिश करनी है कि हेल्दी डाइट लें, ये तमाम चीज़ें, एंड एवरी डॉक्टर टेल यू कि अगर आपको ब्रीदिंग के ये प्रॉब्लम आ रहे हैं तो अभी लाइक फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय नेफ्यू इज इन यूके, और वो काफ़ी अरसे से कोविड पेशेंट्स को जो वहाँ पे है, तो वो इवन जब हम उसके साथ वीडियो चैट तो वो ही वुड आस के दी कि अपना ज़रा मुंह खोलें और गला जो है वो उसका क्लोजअप मुझे देखने दें, एंड वहाँ से वो ही वुड टेल अस के जी कि नहीं अभी वो खुदा न खास्ता वो स्टेज नहीं है। फिर 2-3 टेस्ट उसने वैसे ही जो आप बिस्तर पे लेट के भी जो है वो के जी के फॉर एग्जांपल इन अ मिनट हाउ मेनी टाइम यू ब्रीथ, नॉर्मल जो ब्रीदिंग है आपकी कि अगर आप लेटे में आप रिलैक्स हों, घड़ी को देखें 1 मिनट में अगर आप, तो वो तकरीबन 18 या 19 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर वो उससे ज़्यादा होती हैं तो विच मीन्स कि आपका सांस लेने का प्रॉब्लम है। तो ये वो तमाम एक्सपीरियंस हैं डॉक्टर्स के जो हर डॉक्टर के अपने अपने हैं, और टू डिटर्मिन के जी कि आपकी स्टेज क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, तो मेरा ख्याल है सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग अगर खुदा न खास्ता आप अफेक्ट होते हैं तो आप जो है वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कांटेक्ट करें, एंड देन मुख्तलिफ वो आपको वो बताता रहेगा कि जी किस स्टेज पे आपने क्या करना है। तो मेरा ख्याल है एक्सट्रीम इमरजेंसी यही है कि जब आपका ब्रीदिंग का जब आपका इशू होता है तो आई थिंक दैट मोस्ट प्रॉब्ली इज द टाइम व्हेन यू नीड टू इमीडिएटली कंसल्ट द डॉक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। आई वाज लुकिंग ऑन द चैट और हमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो चैट में भी रिसीव हुए हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें अजीज साहब कह रहे हैं आई थिंक आवर क्वेश्चंस शुड बी फोकस्ड ऑन हाउ आवर इंस्टीट्यूशंस, बिजनेसेस, डेली लाइफ एटसेट्रा कुड बी कंटिन्यूड विद डिफरेंट स्ट्रेटजीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19। वेरी वैलिड पॉइंट आपने रेज किया। हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर जो है अपना कुछ सेशन जो है वो कर लेंगे। साजिद साहब वुड लाइक टू ऐड ऑन टू इट। I think as you very rightly pointed out, obviously जो डे टू डे लाइफ है, हमारे जो बिजनेसेस हैं, हमारा जो वर्किंग
environment, I mean workplaces and all that, because अभी वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यू हो चुकी हुई हैं, तो आई थिंक डिफरेंट स्ट्रैटेजीज तो वो बड़ी क्लियर हैं अभी, उसके ऊपर एसओपीज गवर्नमेंट की जो हैं वो बड़ी क्लियर हैं कि आपने किस तरीके से जो है वो आपने बिजनेसेस रन करने हैं, व्हाट शुड बी इंश्योर्ड। अगर आप ऑफिसेज की बात करते हैं तो वो टाइम टू टाइम, फॉर एग्जांपल अभी अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की या उनका जो लास्ट अभी जो नोटिफिकेशन है बेसिकली कि 50% लोग जो है वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, 50% जस्ट टू इंश्योर दैट कि वो फिजिकल डिस्टेंस जो है वो आपका कायम रहे। इस तरह अगर आप बिजनेसेस हैं तो वो किस तरीके से करने हैं, क्या इंश्योर करना है। हेलो जी वली साहब बोलिए। जी सवाल एक तो ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो तालीम का रेशो है वो तमाम कम है। हर एक सूबे की जो तालीमी रेशो है वो एक तो कम है। उसका जो कोविड-19 का जो अवेयरनेस पोजीशन है वो किस तरीके से हम टॉप टू बॉटम ले सकते हैं ताकि लोगों तक ये चीज पहुंच जाए। एक तो ये चीज है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि बुनियादी तौर पर जो एसओपीज हुकूमत ने बनाए हैं उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर जो मुल्क के इदारे हैं वो कितना उसके अंदर माना सिंसियरली काम कर रहे हैं ताकि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही हो सके, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन कराने की जो जिम्मेदार है वो तो हुकूमत है। थर्ड जो चीज है वो ये है कि बुनियादी तौर पर हम सिर्फ एजुकेशन को पूरे पाकिस्तान में बंद कर चुके हैं। बाकी तो वो सियासी जलसे भी चल रहे हैं, वो उलमा के पूरे प्रोग्राम भी चल रहे हैं जहाँ पे रैलियां हो रही हैं, और कोई प्रोग्राम भी चल जिसमें बड़े लोग हैं। मार्केट में जाएं तो आपको इतनी रश मिलेगी, पता ही नहीं चलता कि ये कोविड है भी या नहीं है। तो बुनियादी तौर पर चीजें किस तरीके से चल रही हैं, क्या हो रही हैं, इसको समझने के लिए अवाम भी अभी तक काफी परेशान है कि हम कौन सा स्टेप उठाएं ताकि जो वो ठीक हो। हेलो थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन देखिए मेरा ख्याल है जो बेसिक जैसा आपने बात की अवेयरनेस, अभी अवेयरनेस जहाँ पे भी आपने अवेयरनेस देनी है वो यू हैव टू सी कि वहाँ की इन्वायरमेंट क्या है, लोग पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, किस तरह के हैं। तो आमतौर पे जो अवेयरनेस मटेरियल हम डिज़ाइन करते हैं वो अकॉर्डिंग टू दी कम्युनिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब, मेरा अपना तो ख्याल ये है कि हमें उन लोगों की ज़ुबान बोलनी चाहिए जिस ज़ुबान में वो समझ सकते हैं कि हाँ जी जो बात हम कर रहे हैं वो ठीक है। और इस तरीके से जब आप अवेयरनेस मटीरियल आप डेवलप करते हैं वो भी अकॉर्डिंगली जो है वो लोगों की नीड और उनका जो लेवल ऑफ एजुकेशन है उसको देख के आप यानी अगर आप इंटीरियर की बात करें तो जाहिर बात है कि वहाँ पे जाके अंग्रेजियाँ और वो तो आप नहीं कर सकते। आप यू हैव टू नो द लैंग्वेज, यू हैव टू नो कि जी के लोगों के साथ किस तरीके से डील करना है। जो आप जो मटीरियल बनाते हैं वो आप उस तरीके से बनाते हैं। तो देर आर वेज एंड मीन्स, लेकिन वो हमारे यहाँ मसला ये है कि वो बस एक हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इदारे को पैसे मिले कि ये करना है, हम भी कहते हैं अच्छा ठीक है ये टोटल पूरा करो, और कौन अभी जो है वो इन चीज़ों, तो वो बेसिकली आपको दैट यू कीप। जहाँ तक एसओपी की बात है, देखिए गवर्नमेंट जो है वो उसका काम है एसओपी बनाना। इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 90% जो है वो हमारा काम, आई मीन 10% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जरूर है इन द इम्प्लीमेंटेशन, बट अवेयरनेस है ना, हमें पता है कि यार कि दुकान में जब हमने जाना है तो अभी हम लोग जब खुद इन चीज़ों को, जो एक बिजनेस कर रहा है, यानी मैं अगर दुकानदार हूँ तो मैं तो कहूँगा कि एक टाइम में मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो आए, मैं अगर उनको अलाउ नहीं करूँगा तो किसी और दुकान पे चले जाएंगे। लेकिन एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, वी हैव टू रियलाइज कि यार कि ये चीज़ें, और हम इन चीज़ों को स्प्रेड करें, हम इन चीज़ों को आपस में एक दूसरे पे इन्फोर्स करने की हम जो है वो, हम ऑफिस में 10 लोग मुख्तलिफ जगह से आते हैं, हालांकि बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सब चीज़ें हैं, लेकिन हम एक दूसरे को बता नहीं सकते कि यार कि तूने भाई हाथ नहीं धोए, या तूने मास्क नहीं पहना हुआ है, या तू भाई क्यों मेरे सर पे चढ़ के खड़ा हुआ है। तो हम बाहर इन चीज़ों को क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम आई थिंक गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, लेकिन फिर वो उसके बाद ह्यू एंड क्राई, आप कल कहेंगे कि लॉकडाउन हो गया, दुकानें बंद हो गई, ये हो गया। गवर्नमेंट के पास तो यही एक प्राइमरीली ये एक उनके पास हथियार कह लें या उनके पास एक तरीकाकार कह लें कि जी कि वो चीज़, लेकिन
अगर वो चीज़ें चल रही हैं, खुली हैं, अभी शादी हॉलों की एसओपी बनी है, तो अभी से फॉर एग्जाम्पल कराची की बात कर ले कि कराची में कितने शादी हॉल्स हैं, नंबर 1, और उनके ऊपर एसओपी इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपके पास गवर्नमेंट मशीनरी कितनी है। तो उन चीज़ों को अगर हम कंपैरिजन करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जी कि आप हर जगह पे जो है वो पुलिस या कोई ऐसा बंदा खड़ा करते हैं जो कि उस चीज़ को इंश्योर कर सके। इट इज़ बेसिकली द पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे उसका लिंक मिल जाए। आई वॉज गोइंग थ्रू एन आर्टिकल कि जिसके अंदर चाइनीज वर्सेस द होल वर्ल्ड एक कंपैरिजन किया गया है कि जी किस तरीके से जो है वो उन्होंने उसको कंट्रोल किया। अभी चाइनीज आप देख लें कि पूरी दुनिया ने वैक्सीन बना ली है, लेकिन चाइना अभी तक जो है वो वैक्सीन बनाने के चक्करों में है, which means that technologically वो they are not very strong maybe as compared to the European and the Western world। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने SOPs को अडहेर करके, जिस तरीके से उन्होंने अपने सिस्टम्स को, और वो सिस्टम नॉट ओनली द गवर्नमेंट, वो उसमें मोर देन 80% जो है वो जनरल पब्लिक का हाथ है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने में। तो दैट इज हाउ दे कंट्रोल। यू आर राइट कि जी कि हमने इदारे बंद कर दिए हैं, स्कूल्स हमारे बंद हैं, जलसे जुलूस चल रहे हैं। आई थिंक ये इसके ऊपर भी जो हमारा ख़ास तौर पे जो NCOC कह लें, जो टेक्निकल इदारे हैं, उनका अपना व्यू है, लेकिन इसमें भी अभी कोई कंपल्शन नहीं है किसी के ऊपर जलसा करने की। दैट्स देयर ओन डिसीजन के जी के जो पोलिटिकल लीडर है वो उसने कहा नहीं जलसा होगा। अगर वो उसको इतना एहसास है तो वो देखे पोस्टपोन। अभी गवर्नमेंट क्या करेगी उसको, वो डंडे मारना शुरू कर दे, वो खुदा ना खाता फिर कुछ और काम शुरू हो जाएगा। मुल्तान में आपने देख लिया कि क्या हुआ। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ नेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हाँ वो लोअर ग्रेड का या जब बिल्कुल जो वो कोई अनपढ़ आदमी है या वो है, उससे लेके जो ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है उस तक, ये तमाम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमारा मसला ये है कि हम हर चीज़ के लिए हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है उसको ये करना चाहिए। फाद शाह साहब का एक क्वेश्चन है, SAR टेस्ट इज रिलायबल एट दिस स्टेज बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल रिलेक्टेड टू टेस्ट रिलेक्टेंटली और विटनेस। ये भी एक आई थिंक प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं जी कि हमें पता ही ना ही पता चले तो बेहतर। इट इज़ नॉट ओनली द कोविड-19। आमतौर पे मैंने बहुत सारे लोगों को, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के साथ ये है कि अगर उनको कोई बीमारी है तो दे वोंट गेट टेस्टेड देमसेल्फ कि जी कि वो अच्छा जी पता लग जाएगा जी कि शुगर है। जब तक पता नहीं है बट ठीक है जी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, पता लग जाएगा तो फिर एक और है। तो मेरा ख्याल है वो ये भी एक अवेयरनेस है जो बेसिकली लोगों को देनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको शायद में भी सिम्टम्स ही नहीं, जिसको पता नहीं चलता कि या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि प्राइमरीली वो नॉर्मल उसको कहती कि बस ठीक है, खांसी है, जुकाम है, ये रूटीन में हर साल होता है। बट द मोस्ट डेंजरस थिंग इज कि ये वो ही इज अ कैरियर, तो वो शायद वो खुद तो वो उसको बर्दाश्त कर ले बिकॉज ऑफ हिज इम्यून सिस्टम एंड अदर थिंग्स, लेकिन वो चूंकि कैरियर है तो वो देयर अ पॉसिबिलिटी कि वो अगले को जरूर इन्फेक्ट करेगा। तो ये आई थिंक लोगों में अवेयरनेस जो है वो पैदा करने की जरूरत है। फिर गरीब आदमी है, अभी जो मिनिमम जो टेस्ट की फीस है वो भी तकरीबन 3,500 है जो तीमार वाले ले रहे हैं, बाकी 5,500। तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर इतना है कि तो वो एक एलिमेंट वो भी मौजूद है जिसकी वजह से लोग कहते हैं यार ठीक है दफा करो। लेकिन वो दफा एक आम बीमारी है तो उसमें तो वन कैन ऑलवेज से, बट सिंस आपकी वजह से 10 लोग और बीमार हो सकते हैं, तो ये एक डेंजरस फिनोमेना है कोविड-19 का। तो ये मेरा ख्याल है लोगों में अवेयरनेस ज़रूरी है देनी कि जी के ये उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, उसके अपने फैक्टर्स हैं। वो लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें भी हमने स्लाइटली कवर किया उसको। डॉक्टर अकरम से उस वक्त हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई जो
वो जो है वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस की लाहौर के जो सैंपल्स की गैदरिंग है और सैंपल्स की स्टोरेज है उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो ये मैं बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट वेव के दौरान। लेकिन अभी ये है कि आई थिंक वी हैव लर्न अ हार्ड वे मे बी थ्रू दैट प्रोसेस। तो वो चीज़ें भी आस्ता आस्ता जो है वो होंगी, मौजूद होंगी, लेकिन काफ़ी सारी काम जो है वो एक किसी के फॉल्स पॉजिटिव भी हो रहे हैं और फॉल्स नेगेटिव भी हो रहे हैं, वो चीज़ें तो है ही हैं। लेकिन जो टेस्ट करवाने की जहाँ तक ताल्लुक है तो वो मेरा ख्याल लोगों में अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि आप जो है वो अगर कोई आपको ऐसे कोई आप सिम्टम्स देखते हैं, just to make sure not for your own self but for the safety of others कि जिस एनवायरनमेंट में आप अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और आप खुद है एंड यू डोंट वांट टू गेट टेस्टेड तो वो जो दफ्तर के अंदर 10-12 लोग और बैठे हुए हैं विच मीन्स कि आपको यू आर पुटिंग देयर लाइफ एट रिस्क। और इस तरह आप बिजनेस में है, किसी और चीज़ में है, या इवन अगर आप काम करते हैं और किसी घर काम करने जाते हैं तो अगर आप तो शायद बर्दाश्त कर लें बिकॉज आपकी कुव्वत बर्दाश्त है ज़्यादा और इम्यूनिटी सिस्टम आपका बेहतर, लेकिन आप 10 बंदों को, 5 बंदों को, 6 बंदों को जिस घर में आप जा रहे हैं उनको यूर पुटिंग एट रिस्क। तो ये बहुत एक मेरा ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है ना ये एक फैक्टर है जिसके ऊपर हमें लोगों को अवेयरनेस जो है वो देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी पेशेंस हियरिंग। आई होप के जो क्वेश्चन रिसीव हुए थे उसको बीन एबल टू जस्टिफाई दोज क्वेश्चंस। लेकिन अगर फिर भी इफ़ यू फील कि कोई ऐसी चीज़ है जो कवर नहीं हो सकी या विच हैज़ नॉट बीन एबल टू सेटिस्फाई यू, तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस एंड वी विल मेक श्योर कि बेहतर जो हमारे पास कोई और हम किसी एक्सपर्ट को जो है वो हम इंगेज करके हम आपको उसका आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए बेहतर जवाब जो है होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच NHN फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी और आप तमाम लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर। इसके साथ हम आज का सेशन जो है वो क्लोज करेंगे। आज की सेशन की रिकॉर्डिंग और इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो हमारे डिजिटल रिसोर्स सेंटर पे अवेलेबल होगी एज ऑलवेज, और इसी तरह हमारे जो प्रीवियस सेशंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी वहाँ पे अवेलेबल होंगी, आप सब वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने आज के सेशन को ज्वाइन किया और पेशेंटली सुना। सो इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड खुदा हाफिज़।